नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 194 आई ए जो कि टीडीएस ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी या सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही फॉर्म 26 क्यूबी को कैसे फाइल करना है, कैसे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 बी को डाउनलोड करना है, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगी। यदि एक से ज़्यादा बायर होते हैं, सेलर होते हैं, तो कैसे 26 क्यूबी फाइल करना है, कैसे उसकी वैल्यू लेंगे, वो सब आज वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोई भी व्यक्ति, अच्छा सबसे पहली बात, इस टीडीएस करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बायर की होती है, सेलर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। टीडीएस करना भी, चाहे प्रॉपर्टी सेल हो रही हो या परचेस हो रही है, बायर को ही टीडीएस करना है, बायर को ही रिटर्न फाइल करना है। बायर जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, ट्रस्ट हो। और लेकिन जो सेलर है वो रेसिडेंट होना जरूरी होता है। बायर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, लेकिन जो सेलर है वो रेसिडेंट होना जरूरी होता है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। टीडीएस 1% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू, जो सेल्स वैल्यू होती है उसके 1% टीडीएस होगा। ये कब एप्लीकेबल नहीं होगी सेक्शन, यदि जो सेलर है वो नॉन रेसिडेंट है, यदि रूरल एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर होता है और जो कंसिडरेशन है यदि 50 लाख से कम है, यानी 50 लाख तक जो है, ये इसकी एग्जम्पशन लिमिट आ गई है, मतलब 50 लाख तक आपको टीडीएस नहीं करना है यदि 50 लाख रुपए से कम है तो। अब बात आती है कि 50 लाख की वैल्यू जो लिमिट है वो हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और जॉइंट आपने दो व्यक्ति ने मिल के प्रॉपर्टी परचेज की है। 60 लाख की प्रॉपर्टी है, आप दोनों को, अब 30-30 लाख रुपए आप दोनों को देने हैं। तो बायर को देने हैं 30 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए। तो अब दोनों के तो 30 लाख रुपए ही हो रहे हैं, तो 50 लाख से कम है, तो क्या वो टीडीएस नहीं करे? तो जी नहीं, उनको टीडीएस करना है। जो 50 लाख रुपए हम देखेंगे वो हम टोटल वैल्यू पर देखेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या थी? 60 लाख रुपए। तो यहाँ पर दोनों को ही 30-30 लाख रुपए वैल्यू पर टीडीएस करना होता है। अब बात आती है कि यदि बात करें कि 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा पे टीडीएस करना है, तो कंसिडरेशन यदि 75 लाख रुपए है, तो हम 75 लाख रुपए पे टीडीएस करेंगे या 25 लाख रुपए, 75 में से 50 लाख रुपए माइनस करके। तो हमको फुल अमाउंट पर टीडीएस करना है 75 लाख रुपए। यदि 50 लाख रुपए से कम यदि कंसिडरेशन है तो हमको ये टीडीएस करना ही नहीं है। लेकिन यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको पूरी वैल्यू पर टीडीएस करना है, ना कि इस 50 लाख को माइनस करके। प्रॉपर्टी जो कवर होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चाहे उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, या बिल्डिंग से लगी हुई कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्री, सभी प्रॉपर्टी कवर होती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर नहीं होगी। अब बात करते हैं इसकी पूरी 194 आई ए की प्रोसेस क्या होती है। देखिए, सबसे पहले बायर के द्वारा, बायर कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो वो पेमेंट करेगा सेलर को। तो पेमेंट करेगा या फिर सेलर को क्रेडिट करेगा। तो पेमेंट करे या क्रेडिट करे, जो भी पहले हो, तो उस वक्त उसको क्या करना है, उस पेमेंट की अमाउंट में से टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट करके बचा हुआ जो पैसा है वो सेलर को दे देना है। अब उसने टीडीएस तो कर लिया, जैसे 70 लाख की प्रॉपर्टी है तो 70 लाख में से 70,000 रुपए क्या होगा, टीडीएस करना है। बाकी जो पैसा बचा है वो सेलर को दे देना है। अब जो 70,000 रुपए टीडीएस किया है, तो वो क्या बायर खुद रख लेगा? नहीं, उसको वो पैसा कहाँ जमा करना है? गवर्नमेंट अकाउंट में। तो उसके बाद वो गवर्नमेंट अकाउंट में टीडीएस जमा करेगा। और ये टीडीएस जमा करने के लिए साथ में उसको 26 क्यूबी जो रिटर्न होता है वो भी फाइल करना होगा। 26 क्यूबी को चालान कम स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि एक रिटर्न का काम भी करता है और इस फॉर्म के द्वारा ही आप टीडीएस जमा कर सकते हैं। तो ये दोनों का काम करता है। अच्छा, इस 26 क्यूबी को फाइल करना बहुत ही आसान है, वो मैं आपको प्रोसेस कैसे वो करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये रिटर्न जो आपको कब फाइल करना है, तो जिस मंथ आपने टीडीएस किया है उस मंथ के अगले 30 दिन के अंदर। जैसे कि अभी जुलाई की बात करें तो जुलाई में यदि आपने टीडीएस किया है किसी भी तारीख को, तो जुलाई एंड होने के अगले 30 दिन, मतलब 30 अगस्त तक आप 26 क्यूबी फाइल कर सकते हैं, टीडीएस को जमा कर सकते हैं। अब 26 क्यूबी फाइल करने के अगले 15 दिन के अंदर आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से फॉर्म 16 बी, जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो डाउनलोड करके सेलर को देना होता है। तो आप सेलर को क्या देंगे? एक तो टीडीएस कार्ड के बचा हुआ पेमेंट और साथ में फॉर्म 16 बी टीडीएस सर्टिफिकेट सेलर को दिया जाएगा। और जो 26 क्यूबी फाइल होगा, जो पेमेंट होगा टीडीएस का, वो हम कहाँ से करेंगे? इनकम टैक्स के पोर्टल से करेंगे। टैक्स
कब डिडक्ट करना है, तो या तो जब आप पेमेंट करते हैं तब, या यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं, क्रेडिट करते हैं तब, जो भी सिचुएशन पहले हो उस वक्त आपको टीडीएस करना है। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कंसिडरेशन में आपके सभी चार्जेस भी यदि इंक्लूड है, जैसे कि क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, सभी चार्जेस इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगी उस पर आपको टीडीएस करना है, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। यदि टीडीएस कैसे करना है, यदि आप लमसम पेमेंट करते हैं, मतलब जैसे 70 लाख की प्रॉपर्टी आपने पूरा 70 लाख एक साथ पेमेंट कर दिया, तो आप जब पेमेंट किया उसी वक्त आप क्या कर लेंगे, टीडीएस कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर आप अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में क्या होगा, यदि आप एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर रहे हैं, तो जब जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब तक आप टीडीएस कर सकते हैं। जैसे कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख रुपए है, उसमें से आपने 35 लाख रुपए जो है 1 अप्रैल में पे कर दिए, बाकी 35 लाख रुपए आपने 1 नवंबर में पे किए, तो इस पर टीडीएस कैसे करेंगे, तो आप 35 लाख रुपए अप्रैल में जो 35 लाख दिए हैं आपने, उस पर आप अप्रैल में टीडीएस करेंगे, फिर 35 लाख पे नवंबर में टीडीएस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जितनी बार टीडीएस करेंगे उतनी बार आपको फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना है, और उतनी ही बार आपको फॉर्म 16 बी भी डाउनलोड करना है। जब जब टीडीएस करेंगे तब तब आपको 26 क्यूबी फाइल करना है। यदि बैंक लोन लेके आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो टीडीएस करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी बायर की ही रहेगी, चाहे बायर अपनी जेब से ही क्यों ना पेमेंट करे, उसको वो के वही टीडीएस की जवाबदारी उसकी, उसको वही टीडीएस करना है और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है। यदि गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, वो उस पर ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में, कई बार बायर जॉइंट होते, कई बार सेलर, कई बार दोनों ही जॉइंट होते, तो क्या होगा, देखिए, ए ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है सी से। अब यहाँ पे बायर कौन हो गया, ए, सेलर कौन हो गया, सी। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ रही है, बायर के ऊपर। तो ए, यहाँ तो सिंपल है, ए को 26 क्यूबी फाइल करना है, सी के लिए एक 26 क्यूबी फाइल होगा। लेकिन ए ने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो दो से की है, मतलब सी और डी उसके ज्वाइंट ऑनर है। तो अब यहाँ पे बायर ए हो गया, सेलर सी और डी हो गया। तो ए को एक रिटर्न फाइल करना है सी के लिए, फिर दूसरा रिटर्न ए वापस फाइल करेगा डी के लिए। तो यहाँ पर कितने 26 क्यूबी फाइल होंगे, दो 26 क्यूबी फाइल होंगे। अब मान लीजिए ए और बी ने मतलब प्रॉपर्टी परचेज की, मतलब यहाँ पे बायर दो हैं और सेलर भी दो हैं, सी और डी से प्रॉपर्टी परचेज की है। अब इसी केस में क्या होगा, देखिए, बायर को रिटर्न फाइल करने, तो ए और बी दोनों को ही रिटर्न फाइल करने हैं। ए रिटर्न फाइल करेगा सी के लिए, फिर ए वापस 26 क्यूबी फाइल करेगा डी के लिए, ऐसे ही बी 26 क्यूबी फाइल करेगा सी के लिए, फिर बी 26 क्यूबी फाइल करेगा डी के लिए। तो इससे कुल मिलाकर 4 26 क्यूबी फाइल होंगे। अच्छा, जितने 26 क्यूबी उतने फॉर्म 16 बी। ये तो हमने बात कर ली कि कितने 26 क्यूबी फाइल करने हैं, पर अब बात आती है कि इसमें हम वैल्यू क्या लेंगे। तो वैल्यू क्या लेनी वो आप एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ए और बी का जो खरीद बायर है उनका रेशियो है 40-60, मतलब 40 लाख रुपए ए देगा और 60 लाख रुपए कौन देगा, बी देगा। अब ये रुपए कैसे देने हैं, अब इसमें तो जो बेचने जो सेलर है वो भी दो, सी और डी जो सेलर है उनका वो भी दो है, उनका रेशियो कितना है 30-70, मतलब टोटल 1 करोड़ में से सी को कितना मिलना है 30 लाख रुपए, और डी को कितना मिलना है 70 लाख रुपए। तब जो पेमेंट है वो कैसे होंगे, देखिए, ए को सी को कितना देना है, सी की टोटल वैल्यू 30 लाख रुपए, उस 30 लाख में ए का शेयर कितना है 40%, तो ए टू सी हो जाएगा 30 लाख का 40% 12 लाख रुपए। फिर ए को डी को कितना देना है 40%, डी की वैल्यू कितनी है 70 लाख रुपए, तो 70 लाख का 40% 28 लाख रुपए। तो ए सी को देगा 12 लाख रुपए, ए डी को देगा 28 लाख रुपए। ऐसे ही बी का परसेंटेज क्या है, शेयरिंग रेशियो 60%, तो बी सी को कितना देगा 30 लाख का 60%, मतलब 18 लाख रुपए वो सी को देगा, और बी डी को कितना देगा 70 लाख का 60%, यानी कि 42 लाख रुपए। ये तो आप 12, 28, 18, 42 चारों मिला लें तो कितने हो जाएंगे 1 करोड़। तो अब ये जो वैल्यू जो आपने बताया था ना मैंने कि एक 26 क्यूबी फाइल करेगा सी के लिए, ऐसे ए 26 क्यूबी फाइल करेगा डी के लिए। तो अब यहाँ पे देख लिए ए टू सी, मतलब ए टू सी कितना
उस जब वो 26 क्यूबी फाइल करेगा तो उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी लेना है हमको, 12 लाख रुपए। और ए टू डी, ए जब डी के लिए 26 क्यूब फाइल करेगा तो 28 लाख रुपए, ऐसे ही बी जब सी के लिए करेगा तो 18 लाख रुपए, और बी जो डी के लिए करेगा 42 लाख रुपए उसके इसमें 26 क्यूबी में आएंगे। तो ये इस तरह से आप वैल्यू ले सकते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में। बायर को टेन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने खुद के पेन नंबर से ही जो है 26 क्यूबी फाइल कर सकता है। सेलर का पेन नंबर लेना जरूरी होता है, और यदि सेलर पेन नंबर नहीं देता है तो उसको 20% की रेट से उसके ऊपर टीडीएस किया जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा होती तो रजिस्ट्रार के द्वारा ही सेलर से पेन नंबर लिया जाता है। लेट फी, जो चालान कम स्टेटमेंट जो रिटर्न है 26 क्यूबी फाइल करने में यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको 200 रुपये पर डे से, जितने भी दिन आपने लेट किया है पर डे से आपको ये लेट फी पे करना है। लेकिन लेट फी की अमाउंट टीडीएस की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेट फी के अलावा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको। यदि आपने कम टीडीएस किया है या टीडीएस किया ही नहीं है तो जिस डेट पे टीडीएस करना था उस डेट से लेकर जिस डेट पे आपने टीडीएस किया है तब तक आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के लिए इंटरेस्ट देना है। आपने टीडीएस तो कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं करवाया है, तो फिर आपको 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट कब से कब तक, जिस तारीख पे आपने टीडीएस किया था तब से लेकर जिस तारीख को आपने एक्चुअल पेमेंट किया है तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये बात की हमने इंटरेस्ट की। इसके अलावा देखिए, लेट फी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा आपको पेनल्टी भी पे करनी हो सकती है। वो पेनल्टी 10,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन आपने टीडीएस का रिटर्न जो है 1 साल के अंदर ही आपने अपना टीडीएस जो है लेट फाइलिंग फी और इंटरेस्ट के साथ टीडीएस फाइल कर दिए, रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपकी पेनल्टी को माफ भी किया जा सकता है। हम देखते हैं कि फॉर्म 26 क्यूबी को कैसे फाइल करना है, साथ ही पेमेंट कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा, incometax.gov.in। इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स की साइट पर अपने पैन नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले ये रजिस्टर ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना पासवर्ड क्रिएट करें, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना यूजर आईडी पैन नंबर इंटर करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, प्लीज कंफर्म सिलेक्ट करें, पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में आए, ई फाइल में ई पे टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट, अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद आप ये हिस्ट्री देखना होता है, पेमेंट हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। यदि कोई चालान क्रिएट किए हैं तो यहाँ चालान आप यहाँ पे जनरेटेड चालान्स में जाके देख सकते हैं। सेव ड्राफ्ट, यदि आपने सेव ड्राफ्ट से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखेगा 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रोसीड पर हमको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको बायर की डिटेल देना है, सेकंड में आपको सेलर की डिटेल देना है, थर्ड में प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है, सेल परचेस हुई है उसकी डिटेल देंगे, और फोर्थ में पेमेंट की डिटेल देना है। सबसे पहले आपको ये बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर। सेलर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पर हम रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे कि यदि वो नॉन रेसिडेंट है तो सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद बायर की डिटेल जो आपने अभी आपकी जो प्रोफाइल सेक्शन है उससे वो बायर की डिटेल ऐसी कैसी आपकी डिटेल वो ले लेगा। उसके बाद अगर आपको इस डिटेल में कुछ भी चेंज करना है तो आप गो टू माय प्रोफाइल यहाँ पर ऑप्शन में से जाएं और वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी, एड्रेस सब आपका इंटर होने के बाद या लास्ट में देखिए वेदर मोर देन वन बायर, यदि एक से ज्यादा बायर है तो आप नो कर यस कर दें, और नहीं तो आप नो कर दें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ये तो हमारी बायर की डिटेल हो गई। अब हमको सेलर की डिटेल देना है। यहाँ पर सेलर का पैन नंबर इंटर करें, फिर उस पैन नंबर को कंफर्म करें। उस पैन नंबर से वो आधार नंबर जो है सेलर की डिटेल है वो अपने आप यहाँ पर आधार नंबर वगैरह वो अपने आप ले लेगा। नहीं तो आप यहाँ पर आधार नंबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ उसका सेलर का पैन नंबर देना है और उसको पैन नंबर को कंफर्म करना है, मतलब डबल उसको यहाँ पर पैन नंबर इंटर करना है।
उसके बाद सेलर का आप फुल एड्रेस इंटर कर दें, उसके बाद सेलर का मोबाइल नंबर और मेल आईडी दें। तो ये सारी डिटेल को किसकी देनी है? सेलर की। सेलर का एड्रेस देना है, उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और पैन नंबर। नीचे बताना है कि क्या एक से ज्यादा सेलर है तो आप यस कर दे, नहीं तो हम नो करेंगे। यहाँ पर हमको आप बीच बीच में सेव एज ड्राफ्ट भी करते जाएं। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको प्रॉपर्टी की डिटेल देना है। प्रॉपर्टी की डिटेल में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसका एड्रेस यहाँ पर देना है। सबसे पहले तो बताइए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद अब आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग लेना है। जो आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ था किस डेट को हुआ था वो डेट यहाँ पर ले लें। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आकर होते हैं कि अब ये वैल्यू कौन सी लेनी। तो ये वैल्यू आपको देखिए, यदि आप सिंगल बायर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको फुल वैल्यू आपको प्रॉपर्टी की लेनी है। चाहे आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, लेकिन पूरा पेमेंट आपको यहाँ पर लेना, फुल वैल्यू, सेल्स वैल्यू जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर आपको लेना है। पहली बात। अब मान ली कि नहीं आप एक से ज्यादा बायर है, तो अब ऐसी स्थिति में आप कैसे लेंगे? तो जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेके, तो अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि सबसे पहला फॉर्म ए क्या करेगा, ए सी के लिए फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेगा। तो जब ए सी के लिए 26 क्यूबी फाइल करेगा तो उसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 12 लाख रुपए। फिर जब वो ए डी के लिए फिर वापस फॉर्म सबमिट करेगा तब 28 लाख रुपए उसकी वैल्यू आएगी। उसको अलग अलग फाइल करने हैं। तो अभी हम पहला फॉर्म समझ रहे हैं, तो पहले की वैल्यू हमने क्या देख ली है? 12 लाख रुपए ए सी के लिए जब फॉर्म फाइल कर रहा है तो 12 लाख रुपए वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब ए को सी को कितना देना है? 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर 12 लाख रुपीज प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इस 12 लाख का पेमेंट कैसे भी करें, आपको यहाँ पर तो टोटल वैल्यू जो आपका शेयर है वो वैल्यू यहाँ पर लेना है। अब उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट देखना है। आप जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर ले, या जिस डेट को आपने सेलर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया है वो डेट यहाँ पर ले। वही डेट आपकी डेट ऑफ डिडक्शन भी होगी। उसके बाद यदि कोई डिफरेंट डेट है तो फिर आप यहाँ पर वो डेट भी ले सकते हैं। उसके बाद पेमेंट टाइप, अब यहाँ पर पेमेंट करने के दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, पूरा की पूरा पेमेंट एक साथ कर देते हैं, या पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। तो मैं दोनों को ही समझाऊंगी। कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो पेमेंट है, पहले हम देख लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, 12 लाख रुपए का है, हमने दो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया, 6-6 लाख रुपए की दो इंस्टॉलमेंट है। तो अच्छा, जब भी आप जैसे आप मैंने बताया था आपको शुरू में भी कि यदि 6-6 लाख रुपए की आपने इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है तो आपको दो बार क्या करना होंगे? 26 क्यूबी फाइल करने होंगे। तो जिस दिन आप जिस इंस्टॉलमेंट के लिए आप पे कर रहे हैं वो डेट आप जब जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, यदि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 26 क्यूबी फाइल हो रहा है तो वही डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर ले और डेट ऑफ डिडक्शन आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद और यह वैल्यू तो आपको पूरी लेना है। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दें। उसके बाद वो पूछेगा कि इट इज लॉस इंस्टॉलमेंट या नो। यदि ये आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है तो आप यस कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दें। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि यह हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यदि आपकी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है तो आपका ये वाला स्टाम्प ड्यूटी वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अभी नो करके देख रहे हैं कि यह हमारी क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको फिर नीचे आप आ जाए, अमाउंट पेड क्रेडिटेड करंटली, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है तो यहाँ पर अभी जो है करंटली आपको कितना पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट का कर रहे हैं। तो जितना पेमेंट, जैसे अभी हम 6 लाख का पेमेंट करें तो 6 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही अभी ध्यान रखिएगा कि यदि आपने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट किए हैं वो सारे पेमेंट जितने भी कर चुके हैं आप, वो पूरा पेमेंट आप यहाँ जितना पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो पेमेंट यहाँ पर ले लें। मतलब 12 लाख ऊपर लिए, उस 12 लाख में से यदि आपने पिछले कुछ पेमेंट किया है तो वो पेमेंट आप यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद अभी जितना पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट यहाँ पर इंटर कर दें। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं थी इसलिए यहाँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का भी ऑप्शन नहीं आए, एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद अब आपको इस 6 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से आप उसको इस 6,000 रुपये आपका पेमेंट करना होगा।
लेकिन अब ये हम समझते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो उस केस में क्या होगा, यदि लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी, तो यस पर क्लिक करें। और अब यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी में भी वो पूछेगा कि जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी है वो क्या आपकी सेल्स वैल्यू से ज्यादा है। यदि सेल्स वैल्यू से स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है तो आप यहाँ पर यस कर दें। यस करने के बाद अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी है, वो अमाउंट यहाँ पर ले ले। जैसे हम ये 6 लाख की हमने 2 इंस्टॉलमेंट मानी, तो मतलब 6 लाख रुपए हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख देंगे। फिर वापस से हम यहाँ पे देखेंगे कि अब करंटली हमको कौन कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो हमको 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब देखिए ये लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला में यदि हम यस करते हैं तो यहाँ पर हमको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की भी लिखना पड़ती है। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी की कैसे निकालनी है, तो जैसे हमने 12 लाख रुपए निकाले थे कि हमारा शेयर जितना था प्रॉपर्टी में उतना शेयर हमको ए को सी को कितना देना था, जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने क्या करा था, ए का सी को देने वाला शेयर निकाल लिया था और वो वैल्यू यहाँ पे ले ली थी 12 लाख रुपए। ऐसे ही आपको सेम प्रोपोर्शनल बेसिस पे ही जो प्रोपोर्शन आपका है वो आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी आपको उसके हिसाब से ही यहाँ पर लेनी है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू आप यहाँ पर ले लें जो आपका शेयर बन रहा है सी के लिए, वो यहाँ पर आप ले लें। उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी टोटल वैल्यू है और जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी उस पर टीडीएस आपको करना है। तो यहाँ पर अमाउंट टीडीएस किस वैल्यू पर डिडक्ट होगा, 12,50,000 रुपए पे डिडक्ट होगा। और टीडीएस की अमाउंट यहाँ पर अब अभी जो आपने पे, क्योंकि पिछली इंस्टॉलमेंट का टीडीएस आप पहले पे कर चुके होंगे, तो अभी आपकी जो अभी आपने 6 लाख का पेमेंट किया, तो 6 लाख में अभी क्या हुआ, 6.5 लाख रुपए इसके प्रोपोर्शनेट होता है, तो 6,500 रुपए यहाँ पर टीडीएस हो गया। तो इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट बेसिस की अमाउंट आप यहाँ फिल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। लेकिन अब हम यहाँ पर लमसम हो तो क्या करेंगे, जैसे लमसम में तो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो लमसम सभी केस में वैल्यू तो आपकी यही आनी है। उसके बाद ये लमसम पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ स्टाम्प ड्यूटी बतानी है कि स्टाम्प ड्यूटी आपकी ज्यादा है क्या सेल्स वैल्यू से, तो यस कर दें, नहीं तो आप नो कर दें। उसके बाद जो स्टाम्प वैल्यू है आपकी वो यहाँ पर आप इंटर कर दें। और उसके बाद इंटर कौन सी वैल्यू करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी जो आपके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आती है। अब उसके बाद आपको लेनी है, अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू ज्यादा है वो यहाँ पे टीडीएस के लिए ले ली जाएगी, 12,50,000 रुपये यहाँ पर ले लिए। उसके बाद टीडीएस की अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। फिर यदि कोई इंटरेस्ट आपका बन रहा है या आपका कोई लेट फी बनती है तो भी आप यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई सा भी, आप देखिए नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे। अच्छा एक बात और है कि यदि आपको बैंक काउंटर से पेमेंट कैश या चेक के द्वारा करना है या आरटीजीएस एनईएफटी करना है तो भी आपको यहीं से चालान क्रिएट करना है। और वो चालान आप क्या करें, जैसे मैंने अभी बताया था आपको चालान क्रिएट करके आप शुरू में कि आप कहाँ से वो चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, इन दोनों ऑप्शन से, दोनों ऑप्शन के अंतर्गत आप यहाँ पे चालान तो आपको क्रिएट करना है, फिर उस चालान को लेके आप बैंक में जाए और आप किसी भी तरह से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि आप नेट बैंकिंग करते हैं तो यहाँ पर अदर बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आप अपनी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वो बैंक आपको यहाँ नहीं मिलती है, तब क्या करना है आपको, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो यदि वो बैंक आपको नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएं। पेमेंट गेटवे ऑप्शन में क्या होता है, जितने भी गेटवे हैं उसमें से कैसा भी आप एक गेटवे आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा जरूरी नहीं है कि जिस गेटवे को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका बैंक अकाउंट हो, तो यहाँ पर आप कोई सा भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लें। पेमेंट गेटवे का फायदा क्या होता है, पेमेंट गेटवे से आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे पे चले जाए, इसकी कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस भी होते हैं वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे पूरी आपकी समरी आ जाएगी, प्रीव्यू आ जाएगा, वो आप देख ले, चेक कर ले। फिर पे नाउ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर सिलेक्ट कर ले, सबमिट टू बैंक कर दे। तो इस तरह से आप बैंक को जब सबमिट कर देंगे तब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कैसे बैंक का जो गेटवे है वो ओपन हो जाएगा और फिर आप वहां से आप जैसे भी चाहे अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब ये तो आपने अब पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद आपको ये देखना है कि वो पेमेंट की आपको रिसिप्ट भी चाहिए, तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ई पे टेक्स में, वो के वही जो शुरू में हम जहाँ से आए थे 26 क्यूबी फाइल करने के लिए, तो नीचे हमने देखा था सेव ड्राफ्ट जनरेटेड चला। आप क्या करेंगे,
आप पे टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट जनरेटेड चालान या जनरेटेड चालान से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री पर जाएं, पेमेंट हिस्ट्री में आप उसको सर्च कर लें। यहाँ पर आपको जब मिल जाएगा टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में 3 डॉट बने हुए, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, एक तो आप डाउनलोड रिसिप्ट, आपने जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड स्टेटमेंट, जो आपने फॉर्म अभी इसी के साथ फॉर्म भी हमने 26 क्यूबी फाइल किया उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। अब उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से अभी एक काम और अभी हमारा बचा है। क्या बचा हुआ है कि आपको उस वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उससे आपको फॉर्म 16 बी को डाउनलोड करना है। और ये 16 बी कब डाउनलोड करना है? जब अब ये रिटर्न फाइल कर दिया, इसके अगले 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 26 क्यूबी डाउनलोड करना है। तो फॉर्म 16 बी आपको डाउनलोड करना है। तो फॉर्म 16 बी जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करना है, अब वो उसकी प्रोसेस हम समझते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 बी को डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेसेस की साइट ओपन करना पड़ेगी, tdscpc.gov.in। ये साइट ओपन करने के बाद यहाँ साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्टर एज न्यू यूजर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आप लॉगिन करें, फिर यहाँ पर यूजर आईडी इंटर करके पासवर्ड इंटर करें, अपना पेन नंबर इंटर करें, वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन के बाद डाउनलोड ऑप्शन में जाकर यहाँ पर फॉर्म 16 बी फॉर बायर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको देख कौन से असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसलिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिएगी। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर या एंटर करके सेलर का जो पैन नंबर है वो एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब उसके बाद ये डिटेल आ जाएगी कि ये डिटेल आपकी प्रिंट होगी फॉर्म 16 बी पर। अब ये इसमें यदि कुछ चेंज करवाना है तो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप अपना चेंज कर सकते हैं डिटेल। फिर सबमिट रिक्वेस्ट पर आप क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई और ये रिक्वेस्ट नंबर है, तो इस रिक्वेस्ट नंबर को भी आप नोट कर लें। उसके बाद फिर से हमको ये डाउनलोड पे जाके कुछ समय के बाद जाएं आप, उसी समय आप ना देखें, रिक्वेस्ट करने के बाद ये डाउनलोड ऑप्शन पे जाके आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट नंबर से या रिक्वेस्ट की डेट से आप सर्च कर लें, व्यू रिक्वेस्ट करें या फिर व्यू ऑल कर लें। उसके बाद ये सभी जितनी भी रिक्वेस्ट आपने की थी वो सब रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब इसका स्टेटस हो जाता है अवेलेबल, तब आप यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म 16 बी को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस 16 बी को किसको देंगे? आप सेलर को आपको देना होगा। तो दोस्तों इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस आज मैंने आपको बताई है। प्लीज़ अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।